क्योंकि शिक्षा इतनी बिगड़ चुकी है कि वो हमें कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ा है शिक्षा ने हमको। एक जमाना था जब 90% राजपूत अनपढ़ था। उस समय एक महापुरुष पैदा हुआ जिसने चापास की स्थापना करवाई, सर प्रताप। उससे जोधपुर में शिक्षा का प्रसार बढ़ा और उसको देख करके सब राज्यों के अंदर शिक्षा का प्रसार बढ़ा और एक नई पीढ़ी पैदा हुई शिक्षितों की। उस पीढ़ी में समाज के प्रति भाव पैदा हुआ, इतिहास का ज्ञान पैदा हुआ और उन्होंने कुछ संकल्प किए, कुछ प्रयत्न किए समाज में परिवर्तन लाने का। लेकिन इस पीढ़ी ने जो कुछ किया, अगली शिक्षित पीढ़ी हुई उसने सब बर्बाद कर दिया। आजकल की शिक्षित पीढ़ी से समाज कोई उम्मीद नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि समाज के समारोहों के अंदर इन शिक्षित लोगों से भाषण डलवाने के बजाय कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों से भाषण डलवाओ तो कुछ ज्ञान की बात आपको मिलेगी। पाखंड के अलावा ये लोग कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? पढ़ते हैं ही नहीं। मुसलमान ने कहा जो उर्दू पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, तो लोग उर्दू पढ़ने लगे। अंग्रेज ने कहा जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे। और आज के पढ़े लिखे आदमी का मतलब है, पढ़ने का मतलब नौकरी मिल रहा। ज्ञानार्जन इन पढ़े लिखे लोगों के कोर्स में नहीं है। ज्ञानार्जन का मतलब ही नहीं जानते, तो ये पढ़ लिख करके क्या करेंगे? जब हम पढ़ते थे उस जमाने के अंदर ये दिवाली पर, दशहरे पर लोगों में गरीबी थी, महंगी चीज खरीद नहीं सकते थे। चीड़ के लकड़ियों पर दुर्गादास जी की, राणा प्रताप की और वीरों की आकर के बनी हुई तस्वीर होती थी, वो बाजार में बिकती थी और लोग हजारों की तादाद में खरीद के ले जाते थे। आज बिकती है क्या? नहीं। दुर्गादास जी का मैं कैलेंडर छपाने के लिए गया, लगभग 15-20 वर्ष हो गए होंगे। तो कैलेंडर छापने वाले ने कहा कितने कैलेंडर छापूं? तो मैंने कहा 2000। दुर्गादास जी के 2000 कैलेंडर? कुमाराम के 5000 कैलेंडर छपाए थे और 2 महीने बाद फिर आगे छपाने के लिए गए। अरे आप दुर्गादास जी के 2000 कैलेंडर छपा रहे हो, वो 2000 कैलेंडर आज तक नहीं बिके। किसी के राजपूत के घर में न किसी वीर का चित्र है, न किसी भगवान का चित्र है, मोबाइल हाथ में है। जितने आदमी, जितने औरतें, जितने मर्द, जितने पढ़ने वाले, जितने लड़के लड़की, सबके हाथ में मोबाइल है और उनके ऊपर ये नेट पर आने वाली सारी बकवास प्रसारित होती है, उसको सुनते हैं, उसी को ज्ञान मानते हैं और वही ज्ञान यहां पर आकर के बुखारते हैं। मैं कम से कम 10 वर्ष से कह रहा हूं, इस चापासनी आंदोलन में तन सिंह जी, आईवान सिंह जी का कोई लेना देना नहीं था। वो तो बैकग्राउंड के आदमी थे और ये 10 वर्ष से सुन रहे हैं, 10 वर्ष से यही गा रहे हैं कि तन सिंह जी ने, आईवान सिंह जी ने चापासनी आंदोलन चलाया। कहां है इनका ज्ञान? न पढ़ते हैं, न भले आदमियों में बैठते हैं। कहां से आएगा ज्ञान?
चापास में आंदोलन चलाया महाराजा हनुमान सिंह जी ने। बैकग्राउंड में उसको चलाने वाले तो महाराज हनुमान सिंह जी थे और प्रत्यक्ष रूप में चलाने वाले थे कर्नल मोहन सिंह जी भाटी। वो भी सामान्य राजपूत थे। उस जमाने के अंदर राजपूतों को राजपूत सभाओं में, क्षत्रिय महासभाओं में प्रवेश नहीं मिलता था। सब पर जागीरदारों का अवसर था। सबसे पहले कामन राजपूत का प्रवेश करवाया मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर कर्नल मोहन सिंह जी भाटी ने, आयुवान सिंह जी को, उत्तम सिंह जी को वर्किंग कमेटी का मेंबर बना करके। तो हम अपने आदमियों के बारे में इतनी अच्छी बातें हैं। आयुवान सिंह जी के बारे में आप सब लोग जो भी कुछ कहते हो 1% भी नहीं जानते आयुवान सिंह जी के बारे में। उसको तो कोई सुनना सीखना नहीं चाहता और पाखंड की रचना करना चाहते। सरदार पटेल जी के गीत रहते हैं। सरदार पटेल ने इस देश का तीसरा टुकड़ा करने की कोशिश की थी। तो जो कुछ हम गा रहे हैं आज, वो सुनी सुनाई बेवकूफियों को गा रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं। एक सच्चाई है, आप जाकर के देख लीजिए बाजार में। बाजार में आज इतिहास की किताब नहीं मिलती। दस वर्ष पहले तक जयपुर में 3 बड़ी किताबें थी जहां इतिहास की किताबें मिलती थी। आज एक भी किताब नहीं है, दुकान नहीं है। जोधपुर में एक दुकान थी, वो भी अब बंद होने वाली है क्योंकि उसका भी जो चलाने वाला था वो मर गया। क्यों नहीं है किताबें? इसलिए नहीं है किताबें, ठाकुर पढ़ते ही नहीं। और दूसरे को क्या मतलब है ठाकुरों के इतिहास पढ़ेंगे? वो तो अपने झूठे इतिहास लिख रहे हैं, झूठे फैला रहे हैं और फिर कहते हैं ये झूठे हैं। अरे ये झूठे हैं, तुम सच्चे हो तो तुमको तुम्हारे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। जो राजपूतों की पहली पीढ़ी पढ़ी उसने इतिहास पढ़ा भी, इतिहास लिखा भी। आज के ये पढ़े लिखे हमारे सामने भाषण देने आ जाते हैं यहां पर। इन्होंने कोई किताब पढ़ी है? इन्होंने कुछ लिखा है? इनके पास कोई अनुभव है? सुने तुम पाखंड का प्रचार करने के लिए आ जाते हैं यहां पर। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्तमान पीढ़ी है वो समाज को बर्बाद करने में तुली हुई है। इस बर्बादी को से बचना है तो पढ़ना सीखना पड़ेगा, भले आदमी में बैठना सीखना पड़ेगा। सत्संग के बिना किसी भी आदमी का चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। सोबत आप खोटी करो और चरित्र की बात करो। आज संस्थाएं बन रही है दहेज नहीं लेने की। अरे दहेज नहीं लेना, बात को हर चीज को बिगाड़ करके मत कहो, उसको सुधार करके कहो। मांग के लेना अपराध है, पाप है। बिना मांगे अपनी बेटी को देना पुण्य है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है बाप बेटे का जितना अधिकार बाप की संपत्ति पर है उतना ही बेटी का भी है। इसलिए पिता अपनी बेटी को उसका घर बसाने के लिए दान देता, लेकिन मांग के खाना दरिद्रता, अपराध है, पाप है। आज हम सब मांग के खा रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। इस अपराध का परित्याग करना चाहिए और अपनी संतानों का आदर करना चाहिए। ये सब बातें
होती रहेंगी, लेकिन आज मैं एक आपको खास बात कहने के लिए आया हूं। अब हमारा जमाना तो खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म होते होते भी हमको सीख जाए तो अच्छी बात है। इतिहास लिखने की भारत में परंपरा नहीं थी। ये इतिहास लेखन की परंपरा मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने सिखाई। अपने यहां इतिहास को क्या कहते थे? वार्ता। बातों में इतिहास था, कहानियों में इतिहास था। आप महाभारत पढ़िए, हजारों कहानियां हैं उसके अंदर। ये क्रमबद्ध इतिहास लिखने की यहां परंपरा नहीं थी। इसलिए जब इतिहास लिखने की परंपरा चली तो हमारी जो इतिहास की परंपरा थी वो टूट गई, और ये दुनिया जैसा झूठा पाकर इतिहास लिखती है, वैसा ही हमारे यहां भी इतिहास लिखा था। इतिहास लिखने के पहले कौन सा देश है, क्या परिस्थिति है, उसमें किस समाज की क्या स्थिति है, इस सब का मूल्यांकन पहले होना चाहिए। उसके बाद इतिहास लिख करके उसका विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन ये इस देश के अंदर हुआ ही नहीं। इस देश में तो जिस किसी ने जो कुछ लिख दिया उसी की नकल होती चली गई। आपको एक उदाहरण बताता हूं। राजा मानसिंह आमेर द्वितीय फर्स्ट, उनका इतिहास जो है वो अगर वास्तव में इतिहास लिखने की दृष्टि से लिखा गया होता तो वो आदमी आज राजस्थान के सबसे महान आदमी में गिना जाता। सन 1573 में अकबर सूरत की लड़ाई में गया था। वहां पर अकबर पर शक्तिपात हुआ। पहले के राजा लोग, चाहे बादशाह हो, चाहे नवाब हो, चाहे बड़े सेठ साहूकार हो, संतों के दरबार में जाया करते थे। वहां उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे, उनकी सेवा करते थे। अकबर भी जाता था, हिंदू संतों के यहां भी जाता था, मुसलमान संतों के यहां भी जाता था। तो उसके किसी संत की कृपा से शक्तिपात हो गया और वो पागल पड़ने की स्थिति में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली, सीने में तलवार लगा करके मुंह की तरफ से भीख पर लगा करके अपने सीने में घुसेड़ने लगा। उस समय सारे मुसलमान जो उसके वफादार थे मौजूद थे। जो क्षत्रिय राजा थे, कम थे, वो भी मौजूद थे। किसी ने अकबर को बचाने की कोशिश नहीं की। तब राजा मानसिंह आमेर, जिसकी उम्र उस समय केवल 22 वर्ष की थी, उसका बाप मौजूद था, उसका दादा मौजूद था, जाकर के तलवार को खींच लिया, अकबर को बचा दिया। ये बड़ी भारी इस देश का इतिहास बनाने वाली घटना थी, जिसका कहीं कोई प्रचार नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध से 3 साल पहले की घटना है। राणा प्रताप और मान सिंह दोनों का नाम इतिहास के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ही चमका। उससे पहले कोई नहीं जानता था इनको। उस समय मान सिंह का न तो कोई महत्व था और न ही उसके ने कोई इतिहास रचता था, लेकिन उसके पास एक भविष्य दृष्टि थी।
वो जानता था कि आज अकबर की आवश्यकता है इस देश को बचाने के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने के बेटे ने, ये बड़ा इतिहासकार था, राजीव नयन, उसने किताब लिखी है, राजा मानसिंह नाम है, अंग्रेजी में लिखी उसने एक किताब, वो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। उस किताब को आप पढ़िए कि उस समय क्या परिस्थिति थी, किस परिस्थितियों के अंदर देश था। अफगानिस्तान से मुसलमानों के ढेर के ढेर जत्थे भारत में आ रहे थे। अफगानिस्तान के लोग उनको मुफ्त के अंदर हथियार देते थे, गोला बारूद देते थे, और वो लूट पाट करके वापस आते तो लूट का आधा हिस्सा ले लेते थे। इस लालच के अंदर साल में हजारों हजारों जत्थे मुसलमानों के भारत में घुस रहे थे। कुछ लूट पाट करके वापस ले जाते, कुछ यहीं बस जाते। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में पठानों का जबरदस्त गढ़ था और मुगल उस समय अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। और राजपूतों के पास कोई शक्ति नाम की चीज नहीं थी, छोटी छोटी रियासतें थी। जयपुर रियासत उस समय कितनी बड़ी थी, 3 तहसीलों में थी। आज जम्मू आरामगढ़ 200 और जयपुर तहसील है, इतना ही राज्य था खचरों के पास। छोटे छोटे राज्य थे, न उनके पास हथियार थे, न उनके पास धन था। और मुसलमान मुफ्त में मिलने वाले हथियार गोला बारूदों के साथ तोप और बंदूकें लेके आ रहे थे, और हमारे पास लड़ने के लिए केवल तलवारें और बातें। आज कोई इतिहासकार ये लिख रहा है क्या कि भारत इसलिए गुलाम हुआ, यहां पर विज्ञान का विकास नहीं हुआ, यहां हमारे पास हथियार नहीं थे। तोपों से के सामने हम तलवारों से लड़े और पौधों पर कब्जा कर लिया, वो इतिहास उजागर ही नहीं हुआ। कौन करता उसको उजागर? कुछ लोग जिन्होंने कोई कवि पढ़े, उनका इतिहास में नाम आ गया, बाकी के लोगों का इतिहास में नाम निशान नहीं। उस स्थिति के अंदर मानसिंह चमका। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने उसको सेनापति बनाया और अफगानिस्तान पर विजय करने के लिए उस अकेले को सेनापति बना के भेजा। वहां उसने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, वहां के सारे कारखाने नष्ट किए जिनमें गोला बारूद बनता था, वहां के कारीगरों को कैद करके लाया। आमेर के जयगढ़ के अंदर कारखाना खोला हथियार बनाने का, यहां बंदूकें और तोपें बनने लगी। दूसरे राजाओं को भी वो कारीगर दिए, उनके पास भी तोपें और बंदूकें बनने लगी। तब राजपूत शक्ति पुनर्जीवित हुई। ये पुनर्जीवन का काल चल रहा था, तब मुसलमान सारा सचेत हो गया और सारे मुसलमानों ने कहा इस मान सिंह को बुलाओ अफगानिस्तान से वापस, ये मुसलमानों को काट रहा है। ये वो पठान नहीं कह रहे थे जिनको वो काट रहा था, ये वो मुगल कह रहे थे जो पठानों को अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन इस्लाम के नाम पर एक थे। मान सिंह को वापस बुलाया अफगानिस्तान से।
फिर उसको अकबर ने भेजा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पठानों का दमन करने के लिए। तो फिर सारा मुसलमान चिल्लाया, इसको वापस बुलाओ, ये पठानों का कत्लेआम कर रहा है, मुसलमानों का नाश कर रहा है। लेकिन जब तक अकबर मरा तब तक राजपूत शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वो मुगलों की शक्ति के बराबर हो गई। अकबर के मरने के बाद जहांगीर अकबर बैठा, शाहजहां बैठा, उसके बाद औरंगजेब बैठा। सारा मुसलमान मान सिंह के खिलाफ और राजपूतों के खिलाफ था। औरंगजेब ने आते आते फिर इन लोगों को कुचलने का अभियान चलाया, जजियाता लगाया, मंदिर तोड़े। ये मान सिंह ने अकबर से तलवार छीनी, उसके 85 वर्ष बाद दिए गए। अगर मान सिंह ने अकबर से वो तलवार नहीं छीनी होती और अकबर उस समय मर जाता तो उसके बाद के बने हुए ये बादशाह ने जो कुछ किया वो 85 वर्ष पहले ही होता था। उस समय राजपूतों के अंदर शक्ति नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सकते थे। औरंगजेब ने जो बर्बादी की उस समय तो जब आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह की डेथ हुई तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी ने दुआ कहा था, घंटन नवाजे देरा संखन मामे सा एक सा पिताव जो मारूरा जैसा। आज मंदिरों में घंटे बजना बंद हो गया और ये बादशाह किसी से डरता नहीं है। अब एक बार महासिंह सिंह के बेटे जय सिंह आप फिर आओ। वो स्थिति अगर 85 वर्ष पहले हो जाती, अकबर अगर उस समय मर जाता तो इस देश का इस्लामीकरण हो जाता। कोई इस इस्लामीकरण को रोकने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब तक अकबर मरा तब तक राजपूत शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वो कम से कम उनसे राज नहीं छीन सकती थी, तो इस्लामीकरण को तो रोक नहीं सकती थी। लेकिन आज तक इतिहास में किसी ने लिखा है इसको? टुकड़ों में जगह ये बातें लिखी हुई है। इनको जोड़ो तो एक नया इतिहास बनता है, एक नई शक्ति और नया रास्ता नजर आता है। उस बातों को हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये शिक्षा हमारी कहां ले जा रही है? हमको अनपढ़ बना दिया है शिक्षा। आज का पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता ही नहीं, किताब पे हाथ नहीं लगाता है। इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है इनको। अभी नेमुचारा कांड की बात कर रहे थे, जिसको एबीसीडी का पता नहीं नेमुचारा कांड का। सुन लेते हैं कहीं से पढ़ लेते हैं, कहीं देख लेते हैं। इतिहास पढ़ना बड़ी मुश्किल काम है। सारी जिंदगी खपाने के बाद आदमी को इतिहास की पहली पीढ़ी समझ में आती है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। और इन अनपढ़ लोग, ये पढ़े आजकल के ये पढ़े लिखे जो लोग, जिनको मैं अनपढ़ कहता हूं, इन अनपढ़ लोगों से फिर छुड़ाना पड़ेगा और स्वयं हम पढ़ें, अच्छे लोगों की सोबत करें। आज भी 50% इतिहास आजादी के बाद नष्ट हो चुका, फिर भी 50% बचा हुआ है और बहुत सारा अलिखित भी है।
उस सब की रक्षा करनी पड़ेगी। और उसकी रक्षा करने के लिए अनपढ़ लोगों के पास बैठना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। इतिहास क्या होता है, कहां से शुरू होता है। ये पढ़े लिखे लोग भ्रमित करते हैं, अपनी डिग्रियों के नाम पर कहते हैं ये हम तो इतिहास के ज्ञाता हैं, जबकि इतिहास की एबीसीडी भी नहीं जानते। पहले के हर राजपूत के घर में जिसमें कोई आदमी पढ़ा लिखा था, 5-10 इतिहास की किताबें अवश्य मिलती थी। और आज के लोग किताब खरीद के ले जाए तो वे पढ़ते नहीं। एक शेखावत लड़का मेरे पास आया, आगे कहने लगा तो शेखावतों की इतिहास की किताब है। मैंने उसको राव शेखा किताब दिखाई, तो वो कहने लगा कोई छोटी को तो कहीं किताब। मैंने कहा 25 रुपए की है, तो कहा रुपये भी तो चाहे 200 की हो, पर अति बड़ी बड़ी घुस जाएगी। 200 पेज की किताब तो पढ़ नहीं सकता, ग्रेजुएट है, फैक्ट्री चलाता है। उस कौम का इतिहास क्या करेगा? इतिहास किसी को बदल नहीं सकता। इतिहास के अंदर आप डूबोगे तो इतिहास आपको बाहर निकाल के वीर बना देगा। आज से 40-50 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, 30 वर्ष हुए होंगे, जब हाथ से न्योते लिखे भेजे जाते थे। तब लिखते थे राजर्षि फला सिंह जी, राजश्री ठाकर साहब, गुमान सिंह जी। आज कोई न्यूतम नहीं कहते हैं राजश्री ठाकर साहब। अरे गीता में ठाकरों को राजश्री लिखा हुआ है, क्षत्रिय नहीं लिखा, राजश्री लिखा है। आज तो दाढ़ी को डाले कोई ठाकर तो माने जरूर कोई राजश्री के बाद लग जाएगा। ये हमारी अनपढ़ होने का नमूना। आज मेरी पोती कहती है, दादा आपने मेरी जन्मपत्र देखी थी ना, मेरे को राज की नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी। मैंने कहा बेटा नौकरी क्यों करना चाहती है? तो पापा को सहारा मिल जाए। कोई पापा को सहारा देना नहीं चाहता। पढ़ने का मतलब पेट भरने के लिए नौकरी करना, ये पढ़ने का मतलब हो गया। महिला नौकरी करेगी तो उसके बच्चे क्या करेंगे? ये इतना बड़ा है कि मेरा पोता घर में आता है, कहता मम्मा, और मम्मा की नौकरी के तरह करे दुकान के ऊपर या राज की महकमा कमाए, तो वो घर में आके किसको रोएगा? स्त्रियों का काम बाजार में नौकरी करने का नहीं है। स्त्रियों का काम है बालकों को ममता देना। और जब वो घर में ही नहीं रहेगी तो ममता कहां से देगी? मैं नारायणपुरा मैं दादू जी के स्थान पर जाया करता था। वापस आने के लिए जो ट्रेन मिलती थी उस समय 10-15 मिनट पहले चले जाने को गाड़ी तो कभी लेट है कभी टाइम पर आती। जयपुर से अप डाउन करने वाली महिलाएं वहां बैठी थी बेंचों पर। एक रोज उनकी बातें सुनी तो बातें कर रही थी वो थे, हम नौकरी करते हैं बच्चों के साथ तो अन्याय करते हैं। तो एक ने कहा तो तू छोड़ दे नौकरी, बस यही तो वो बात है, ये पाप छूटता नहीं। ये पैसे का लालच ऐसा है जो छूटता नहीं है। और हमारे घरों के अंदर औरतें इतना काम करती थी जितना आज वो नौकरी में नहीं कमाती।
हर चीज घर की घर में तैयार होती थी। वो काम कोई भी पढ़ी लिखी लड़की सीखना नहीं चाहती। वो तो केवल एक इच्छा करती है, नौकरी करते हैं। घर वालों का ऊंचा नीचा कहा हुआ नहीं सुनना चाहती। लेकिन वहां पर सेठ जी के यहाँ सरकार में नौकरी करते हैं, वहां 70 जात के लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती है, वो सुनने के लिए तैयार है। ये समझ के का फेर हो गया। गीता में अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से कि अगर ये युद्ध होगा तो स्त्रियां ब्रह्मचारी हो जाएंगी और जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति धर्म और कुल धर्म की रक्षक महिलाएं हैं। जाति धर्म क्या है? भाव। बच्चों के अंदर भाव पैदा करना। ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मासी है, ये काका है, ये बाबा है। ये भाव जब घर में पैदा होता था तब लोग आपस के अंदर मिलकर रहते थे। एक अंग्रेज महिला जयपुर आई कि मैं राजपूत संस्कृति की खोज करने के लिए आई। पैसे वालों की संस्कृति को तो पैसा खा जाता है और गरीब की संस्कृति को गरीबी खा जाती है। इसलिए मुझे को ऐसे परिवार बताओ जो मिडिल क्लास के हो। उनके राजपूतों के बड़े गांव से उन्होंने भेज दिया। वो वापस आई, तब उससे पूछा कि क्या देखा तुमने? उसने कहा एवरी राजपूत फैमिली ये होटल। उस जमाने में एक एक घर में 40-50 आदमियों की रोटी बनती थी। छाबड़ी बनी हुई रोटी उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं किसी घर के अंदर। आज हमारे बच्चे कचरा खाने, पैसे दे दो क्या लाओगे? कचरा खाएंगे। जानते हैं ये कचरा है फिर भी खा रहे हैं। जबकि विदेशी कहते हैं कि भारत को दो गरीब बताते हैं, यहाँ के लोगों का खाना जितना पौष्टिक है हमारे देश के अमीरों को कुछ नहीं मिलता। छाछ दूध दही घी मिल जाए उससे ज्यादा पौष्टिक और क्या होगा? लेकिन हम गांवों की जमीन बेच करके शहरों में जाकर के बस रहे हैं और वहां पर क्या खा रहे हैं? दूध कहाँ है? वहां छाछ कहाँ है? घी कहाँ है? सब कचरा दुनिया भर का शहरों में बिकता है। इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा था जिसको सब्र है वो गांव में रहो, और जिनको सब्र नहीं है वो शहरों में जाके बस जाओ। सारे राजपूत भग रहे हैं शहरों की तरफ, बहाने आने आ गए बच्चों को पढ़ाने का। अरे पढ़ार का ही करोगा क्या? पढ़ा करके जानवर बना रहे हो इनको। इससे तो अच्छा होता है कि अनपढ़ मनुष्य तो रहते कम से कम। इन सब बातों पर हम विचार नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सुनने से कुछ नहीं होता। आदमी जब अपने परिवर्तन करना चाहता है तब परिवर्तन होता है। इतिहास किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन इतिहास को पढ़ करके जब हम विचार करते हैं कि आखिर हम ऐसे थे अब ऐसे क्यों हो गए, वो विचार हमको बदल सकता है। उस विचार तक हम जब तक जाने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक सुधार की संभावना नहीं है। और अब जो पहले पुरुषों ने बिगाड़ किया पढ़ करके,
वो ही बिगाड़ अब स्त्रियां तेजी से कर रही है। संस्कृति की रक्षक महिलाएं हैं। संस्कृति की 3 चीज है, बोली, भाव और पोशाक। पोशाक हमारी भी महिलाओं ने पोशाक बनाई रखी थी, लेकिन अब वो भी तेजी से दौड़ रही है अंधकार में डूबने के लिए। बोली मैंने कहा सड़क के ऊपर एक मोटियार दुबई बैडमिंटन खेल दिया जाए। कौन सा भाई? मेरी पोती से पूछा तो उसने कहा मोटियार क्या होता है। सो अपनी गांव की बोली नहीं जानते, हिंदी की गिनती नहीं जानते। जब कैब में संख्या बुलवाते हैं तो 50 से आगे संख्या नहीं आती। तो भाव गया, बोली गई और पहचान गई। वस्तुओं से जो पहचान होती है, आज जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो केवल वस्तुओं से है। बोली हमने बिगाड़ ली। जब हम किसी को दादो सा कहते हैं, काको सा कहते हैं, मामो सा कहते हैं, तो एक भाव है कि वो हमारे कुछ हैं। जब हम अंकल आंटी कहते हैं तब कोई भाव पैदा होता है क्या? लेकिन हम अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं भाषण में। हिंदी में भाषण देते हैं, आधे शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं ताकि लोग उनको पढ़ा लिखा समझे। तो हम अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए अंग्रेजी के शब्द बोलने लगे। हमारी भाषा बदल गई, हमारा भेष बदल गया। कहा होता है कि वेद की टेक और बाना की लाज भगवान आ गए। साधु है तो उसके पास भेद होना चाहिए, और क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है तो उसके पास अपना बाना होना चाहिए, जिससे वो पहनाव से दिखे कि ये क्षत्रिय है। आज हम पहनाव से क्षत्रिय दिखाई देते हैं क्या? कहते हैं जमाने के साथ बदलना पड़ता है। जमाना ठाकरों पर लागू है, जमाना सारा। मुसलमान बदल गए, राज चला गया उनका, लेकिन मुसलमान दूसरे पहचानने में आता है कि नहीं है? मुसलमान है। सिख पहचानने में आता है कि नहीं आता है? ये मानसिक दरिद्रता है जो हमसे कहती है बदल जा, बदलने से तू तेरा कल्याण हो जाएगा। बदलने का मतलब है तलवार तुम्हारे पास थी, भाले तुम्हारे पास थी, बंदूक नहीं आई, तोप नहीं आई, वो बनाना सीखते। बोली बदलने से क्या सीखोगे? जो टेक्निक है, विज्ञान है, उसको सीख करके बदलो जमाने के साथ। अपनी परंपराओं को मत बदलो। आज जो परंपराएं चल रही हैं वो भी नाम मात्र की चल रही हैं। ऐसा लगता है कि समाज नाम की वस्तु खत्म हो चुकी है। जब मैं जाता ही नहीं जागरण में जाती हूँ, सब जगह दारू मांस, लेकिन कहीं जाना पड़ता है तो वहां देखता हूं ये तोरण सिंहरा काय के लिए होते हैं। पहले सिंहरा जहां एकदम बारात वाले बैठे, एकदम मांडे वाले बैठे। आजकल जिस समय सिंहरा होता है उस समय परिवार का तो आदमी नहीं होता, और जीवने के लिए आ जाएंगे 200। अगले आदमी की इज्जत दिखाने का जो समय है, उस समय तो आपको जाने के लिए समय नहीं है, और खाने के लिए जाने के लिए आपके पास समय है।
सामान्य सभ्यता का दिवाला है। इस कंगाली को छोड़ना पड़ेगा, सामाजिक सभ्यता का विकास करना पड़ेगा। समाज के जो रीति रिवाज है वो बहुत गहरे हैं, उनकी गहराई को हम समझते नहीं, इसलिए हम उनको अनावश्यक समझ के छोड़ देते हैं, और जब उनको छोड़ देते हैं ना हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, फिर हम पूरी तरह से दरिद्र हो जाते हैं। इन सब बातों पर हम विचार करें, सोचें, समझें, तो कुछ बदलाव हो सकता है। वरना अगर 10-20 साल हम और इसी तरह बैठे रहे तो राजपूत नाम की चिड़िया नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। सब शेड्यूल कास्ट हो जाएंगे। इन सब बातों पर हम विचार करें तो ये समारोह मनाना, जयंतियां मनाना कुछ सार्थक होगा, और अनर्गल विचार प्रकट करते रहे, अनर्गल बातों को सुनते रहे, उनका प्रचार करते रहे, कुछ भी सुधार होने वाला नहीं। आप सब पधारे, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।